नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, जो कि पहले पुरानी बुक में इस चैप्टर का नाम ये था, अब उसका नाम बदल के इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स रख दिया गया है। इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के साथ ही जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे आप इस टाइप में कंसिडर कर लीजिए। 1990s में क्या हुआ था ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, 5 डेवलपमेंट्स दैट वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। कि 1919 का जो एरा था उस वक्त ऐसे क्या चेंजेस हुए जिसने हमारी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, या फिर 5 डेवलपमेंट्स बताइए 1990s में क्या हुए थे। इस तरीके से ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। जो आंसर मैं बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, एज इट इज यही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट्स ऑफ द दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी की 1989 में हार हुई थी। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी उसकी बहुत बुरी हार हुई थी, और कांग्रेस पार्टी जो अब तक जीतते हुए आ रही थी, लंबे समय तक इंडिया के अंदर अपना डोमिनेंस बनाई हुई थी, अब उसका डोमिनेंस हिल चुका था इस इलेक्शंस में। द पार्टी वॉज रिड्यूस्ड टू ओनली 197 इन दिस इलेक्शन एंड इन 1984 डेट पार्टी वोन 415 सीट्स। यानी कंडीशन ये हो चुकी थी कि 1984 में जब इलेक्शन हुए थे तो 415 सीटें जीती थी इसने, और जब 1989 यानी कुछ साल बाद जब इलेक्शन हुए तो केवल वो 197 सीटें जीत पाई। यानी देख सकते हो 415 से सीधा आके वो 197 पे गिर गई। तो इसको जो पॉलिटिशियंस है उस वक्त के, या उस वक्त के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो इसको बहुत ही बुरा कहते हैं कि भाई अब भाई कांग्रेस जो है वो चल नहीं पाएगी। The Congress improved its performance and came back to the power soon after the mid-term election held in 1991. 1991 में जब इलेक्शन हुए, हालांकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको सुधारा और अगेन वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई। लेकिन बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम। तो उनका जो पॉलिटिशियंस है या फिर पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं, वो कांग्रेस सिस्टम को कहते हैं कि एंड हो चुका है 1989 के इलेक्शंस में। यानी 1989 तक, इससे पहले कांग्रेस ने जो उसका डोमिनेंस था पूरे देश के अंदर, एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे ताकतवर थी, दूसरे पार्टीज उसके सामने कुछ भी नहीं थे। 1989 के बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अब इसका जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। उनका मानना है कि 1989 के इलेक्शन में ही यह तय हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी जितना राज करने का उसका समय था वो हो चुका है। अब ये धीरे धीरे करके इसकी जो पॉलिटिकल पावर है कांग्रेस की, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी अब। और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस remained an important party ruled the country, but after 1989 it lost the kind of centrality it earlier enjoyed in the party system. दरअसल क्या हुआ कि हालांकि उसने बाद में भी गवर्नमेंट फॉर्म की, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं थी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज उसको जिस नजरिए से पहले देखा करते थे 1989 के इलेक्शंस के बाद, हालांकि तो भी वो गवर्नमेंट उसने फॉर्म किया कांग्रेस ने, लेकिन अब उसको अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है कांग्रेस को अब उस नजर से नहीं देखते, उसके जो डोमिनेंस है उसकी में कमी आई है। अगला पॉइंट आता है हमारा सेकंड, डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ द मंडल इशू। यानी जो मंडल इशू है उसका उठना। अब ये मंडल इशू क्या हम पढ़ेंगे इन नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मंडल इशू का काफी उठना। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990 टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। यानी क्या हुआ, न्यू नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी 1919 में क्या किया, उसने जो मंडल आयोग था, मंडल जो कमीशन था, उसने रिपोर्ट भेजी थी अपनी, और जो गवर्नमेंट थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उसने इस रिपोर्ट को क्या किया, लागू कर दिया कि ठीक है जो आप कह रहे हो हम मानते हैं। डेट, अब इस रिपोर्ट में क्या था, डेट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी। मंडल कमीशन ये कहता था
कि ओबीसी जो लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर जॉब्स वगैरह रिजर्व कर दी जाए, उनके लिए फिक्स कर दिया जाए कि इनको यहां से इतना जॉब मिलेगा। ऐसे में क्या हुआ, दिस लेड टू वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब एंटी मंडल मतलब कि उसके खिलाफ में प्रदर्शन होने लगे पूरे इंडिया में कि भाई ये गलत है, आप ऐसे ही किसी मतलब ओबीसी को आप रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते जॉब्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, ऐसा आप करना बहुत ही ज्यादा गलत है। This dispute between the supporters and opponents of the OBC reservation was known as the मंडल इशू। इसी को ही मंडल इशू कहा जाता है। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो ओबी इस रिजर्वेशन को सपोर्ट करते थे और जो इस रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, वो आमने सामने आ चुके थे और ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए, और जो इसके विरोध में थे, अपोज में थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। अगला आता है हमारा, एंड वॉज द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 19। और इसने इंडिया, हमारी जो पॉलिटिक्स, इसको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डाला, उसके शेप करने में बहुत ज्यादा हेल्प भी की आगे की पॉलिटिक्स में। थर्ड पॉइंट आता है, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। दिस इज नोन एज द इंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड बाय राजीव गांधी। दरअसल क्या हुआ कि आजादी के बाद हमने अपने एक रोड तय कर रखा था कि इस रोड के पे हम चलेंगे तो हमारे देश के अंदर ये चीजें हो जाएंगी, ऐसा हमारा देश बहुत ज्यादा बदल जाएगा और हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ वगैरह हो जाएगी। अब ऐसे में क्या हुआ कि स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट किया गया, प्रोग्राम वगैरह लाया गया, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दोनों का मतलब एक ही है, बस पर्यायवाची कह लो या इसके कह सकते सिनोनिम है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इसका है, एक ही मतलब है सेम। अब हुआ क्या, क्योंकि ये राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दरअसल क्या था कि अब आजादी के बाद से जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, वो उस रास्ते को अब बदल देना था। अब हमें कोई एक नया रास्ता चुनना था। मतलब जिस तरीके के हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते थे, उनकी पॉलिसी थी, किस तरीके से हम बाहर को देखना था, हमारी कंट्री किस तरीके से बाहरी देखेगी, हम किस अपना रवैया किस तरीके से हम बाहरी देशों के साथ रखेंगे, अपने देश के अंदर किस तरीके से रखेंगे, कैसा काम करेंगे, ये सारी चीजें इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में चेंज होने वाली थी। तो अब इसका हुआ विरोध। These changes first became very visible in 1999, radically changed the direction the Indian economy had pursued since independence। वही चीज कि जो हम पहले से चला हुआ आ रहा था, अब उस रोड को छोड़ देना था, अब हमें एक नए रोड को चुनना था। तो ऐसे में विरोध होने लगे कि हम पुराने रोड को क्यों छोड़े, काफी क्योंकि उससे इंप्रूवमेंट हुई, हम नए रोड पे नहीं जा सकते। These policies has been widely criticized by the various movements and organization। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, कई सारे अलग अलग ग्रुप से उस चीज को क्रिटिसाइज कर देते कि गवर्नमेंट को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स होगा तो आप लोगों ने एलपीजी पॉलिसी पढ़ा होगा, जो कि 1991 में लागू किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ उन्हीं की बात की जा रही है। अब हुआ क्या कि बट द वेरियस गवर्नमेंट डेट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस। अब इन लोगों ने, गवर्नमेंट जो राजीव गांधी जी ने जो ये किया, इसका विरोध हुआ कि उनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह नहीं लेकर आनी चाहिए। हालांकि क्या हुआ कि जब इनकी गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट फॉर्म की, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो इन लोगों ने भी जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन लोगों ने भी इसको चेंज नहीं किया, जैसा चल रहा था उसको वैसा ही चलने दिया। यानी जो दूसरी रोड ली गई थी देश को ग्रो करने के लिए, कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अब गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने चेंज नहीं किया। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि वो केवल खामाखा क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे थे। फोर्थ आता है, अ नंबर ऑफ इवेंट्स क्लुमिनेटेड इन द डिमोनेटाइजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर टू अयोध्या नॉन एज बाबरी मस्जिद। ये सब हमको पता है कि अयोध्या का विवाद क्या था, अयोध्या का जो डिस्प्यूट था क्या था। बेसिकली अयोध्या जहाँ के हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ चुके थे। मुस्लिम्स कहते थे कि यहाँ हमारा मस्जिद है और हिंदू कहते थे कि यहाँ हमारा मंदिर है।
इन दिसंबर 1992 में वायलेंट हुआ, बहुत ज्यादा भड़का। दिस इवेंट सिंबलाइज द ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड इंटेंसिफाइड डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अब जिस तरीके से विवाद हुआ ये हिंदू और मुस्लिम में, उस वक्त का दौर बहुत ही मतलब उस वक्त जब चल रहा था बहुत ही भयानक हो चुका था। हिंदू मुस्लिम अगर आमने सामने आ जाते तो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते। हुआ क्या था कि मस्जिद, वहां पर जो हिंदूस ग्रुप ने थे उन्होंने वहां पे जो मस्जिद था उनका कहना था कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है, और जो मुस्लिम्स थे उनका कहना था कि यहाँ पे मंदिर नहीं मस्जिद है। तो इसी की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो अब जब ये कन्फ्लिक्ट निकल के सामने आया तो देश के अंदर इस चीज पे बहस चलने लगी कि क्या नेशनलिज्म है हमारे देश के अंदर, क्या हमारे देश के अंदर क्या एकता है या नहीं है। इस तरीके की डिबेट होने लगी कि या क्या सेकुलरिज्म है, क्या यहाँ पर एक धर्म पे ध्यान दिया जा रहा है दूसरे धर्म पे नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की चीजें साफ साफ उभर कर आई। These developments are associated with the rise of the बीजेपी, और इसकी वजह से कुछ हुआ हो या ना हुआ बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस पार्टी मतलब इस इवेंट की वजह से बीजेपी जो है वो पावर में आ गई। कहने का मतलब जो बीजेपी एकदम उसको बूस्ट अप मिल गया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर उसको जगह मिल गई। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, और हिंदुत्व को जगह मिली। हिंदुत्व का मतलब कि यहाँ पर अब बात हिंदूज की जाने लगी कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उनके ऊपर डिबेट्स वगैरह होने लगी। फिफ्थ आता है द एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1990। ये 5वां पॉइंट है जो कि लास्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। द एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1919, यानी राजीव गांधी जी की हत्या कर देना 1991 में। हुआ क्या था, टू अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और इस वक्त लीडरशिप चेंज हुआ था कांग्रेस पार्टी की। ही वॉज एसेसिनेटेड बाय अ श्रीलंकन तमिल लिंक टू द लिट्टे। अब क्या हुआ था, जो राजीव गांधी जी तमिलनाडु गए थे तो वहां पर क्या हुआ था, भाषण वगैरह वो दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स है जो कि लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने क्या किया, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। When he was on the election campaign tour in तमिलनाडु in elections of 1991 के इलेक्शंस के अंदर उनको हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत ही गलत हुआ। इसके बाद से इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी टेंशंस हो गए। कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आखिरकार जब उसके बाद जो इलेक्शंस हुए 1991 में, तो कांग्रेस जो पार्टी है वो काफी बड़े नंबर से जीत कर आई। फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी के बाद फिर ये हुआ कि अब किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाए, तो ऐसे में नरसिम्हा जो राव है राजीव गांधी जी के बाद नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये पॉइंट जितने भी मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का यहाँ से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।